अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सीजन 2 की पहली किस्त में खुश आमदीद। नाजरीन, एपिसोड के आगाज में हम सलाहुद्दीन अयूबी को रात के वक्त एक कुएं में से निकलते हुए देखते हैं। उनके हाथ बुरी तरह से जख्मी होते हैं और वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ कुएं के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और बिलाखिर कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, जबकि उनकी ये खुशी सिर्फ ख्याल होती है क्योंकि वो अभी भी कुएं में पड़े होते हैं और ऊपर आसमान में चांद को देख रहे होते हैं और फिर दुआ मांगते हुए कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, जमीन तेरी और आसमान तेरा, तू ही मुश्किलात में दादरसी अता फरमा। नाजरीन, फिर इसके बाद हम एबलन किला देखते हैं जिसके बाहर एक काले लिबास में मलबूस एक शख्स जिसका नाम एबलन होता है वो एक रस्सी के जरिए किले की दीवार पर चढ़ रहा होता है, जबकि दूसरी जानब कुएं में सलाहुद्दीन अयूबी भी अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं, मगर कुएं के ऊपर चढ़ते चढ़ते उनका हाथ छूट जाता है। जबकि इधर बालन एबलन किले में जा घुसता है और अपने सामने आने वाले तमाम सिपाहियों को मारता ही चला जाता है। सलेबी सिपाही उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? मगर वो अपनी पहचान छुपाता और उन्हें मारता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। काफी देर आगे बढ़ने के बाद वो अपने भाई के कमरे में जा पहुंचता है। जैसे ही वो अपने भाई के करीब पहुंचता है तो उसका भाई एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, जबकि दूसरी जानब जंगल के बीचों बीच सलाहुद्दीन अयूबी उस कुएं से बाहर निकल आते हैं और निकलते साथ ही गिर जाते हैं और फिर उठते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं। और फिर जैसे ही सजदे से उठते हैं तो अपने सामने मस्जिद अक्सा को देखते हैं जिसके ऊपर सलीबी निशान देखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, तू अजीम है। और फिर आसमानी बिजली के गरज के साथ ही वो सलीबी निशान टूट कर गिर जाता है, जिसे देखकर सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुरा देते हैं। नाजरीन, इस मर्तबा ये सलाहुद्दीन अयूबी का ख्वाब होता है और वो अभी तक कुएं में ही होते हैं और अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, दाद रसी फरमा। जबकि दूसरी जानब एबलन किले में कौंतक अपने भाई से कहता है, मैं जानता था कि तुम आओगे। तो जवाबन बालन कहता है, मुझे तुमने ये कहकर बुलाया कि तुम मर रहे हो, मगर तुम अभी तक ठीक ठाक हो और मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हो। ये सुनते साथ ही कौंतक हंसने लग जाता है और फिर कहता है, मैंने पेरिस से तुम्हें यहाँ बातें बनाने के लिए नहीं बुलाया। तुम क्यों बाबा की जानब से हमारी विरासत में मौजूद किले में चोरों की तरह घुसे हो? तो जवाबन बालन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे आने की खबर हो और अब मैंने वापस लौट जाना है। जिस पर कौंतक कहता है, नहीं, तुम नहीं वापस जाओगे। मगर बालन कहता है, मैं वापस जाऊंगा। तो कौंतक कहता है, मेरे आस पास मेरी मौत का इंतजार करने वाले बहुत हैं। अगर तुम वापस लौट जाओगे तो इस किले का क्या होगा? अगर मैं मर गया और तुम ना आए तो वो ये जमीनें किसी और को दे देंगे, वो एबलन की नस्लों से छुटकारा पा लेंगे। मगर इसके बावजूद बालन कहता है, शायद सबसे बेहतरीन भी यही होगा। इस तरह कोई भी नहीं बचेगा जो यरूशलेम की बादशाही में उनके इकदामात पर तनकीद करे और उनके मंसूबों के बारे में उनका सामना करे। ये सुनकर कौंतक कहता है, तुम एक बुज़दिल हो, यहाँ रहने का इंतखाब करने और उसके लिए लड़ने की बजाय जिस पर तुम यकीन रखते हो, तुम भागने को तरजीह दे रहे हो। हमें बादशाहों के साथ ताल्लुक को अच्छे तरह से निभाना चाहिए था। तो जवाबन बालन कहता है, जी हाँ, और जो कुछ उन्होंने तुमसे कहा तुमने वो करके जमीनों को अपने पास रखा। मैं तुम्हारे साथ दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें देखने आया था, मैंने तुम्हें देख लिया और अब मैं वापस जा रहा हूँ। और फिर बालन एक फूल नमा चीज उसे देते हुए कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, इससे अपना रास्ता रोशन करने दो। बालन की ये तमाम बातें सुनते हुए कौंतक बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है और फिर उठकर बालन जैसे ही वापस जाने लगता है तो पीछे से कौंतक कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, हमारे बाबा के मामले में मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। यह सुनते साथ ही बालन के कदम रुक जाते हैं और वो उस लम्हे को याद करता है जब बचपन में उसने अपने बाबा से कहा था, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, मुझे बादशाह के हुक्म की परवाह नहीं है। आप उन्हें तब्दील करने या ये जगह छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप उन जालिमों की बात सुनकर हमारी जमीनों पर रहने वाले गरीबों को दूर भेजते हैं तो मैं भी चला जाऊंगा। और मैं कसम खाता हूँ। और अगले ही लम्हे उसका बाप खून में लथपथ, पीठ में खंजर घोंपे जमीन पर पड़ा होता है और बालन जंगल में अपने हाथ खून से रंगे हुए देखकर रोते हुए कहता है, खुदावंद मुझे माफ फरमा, ये मैंने क्या कर दिया? यानी बालन ने अपने ही बाबा को मार दिया था। और फिर इस ख्याल के बाद कौंतक बालन से कहता है, अगर हमारे बाबा जिंदा होते तो उन चीजों के लिए लड़ने की तमन्ना करते जो उन्होंने हमें सिखाई थी। बालन, ये किला और जमीनें तुम्हारी हैं, अपनी बादशाही बनाना जिसके तुम ख्वाब देख रहे हो, ये जगह तुम्हारी तकदीर है। मगर बालन चल पड़ता है और पीछे से कौंतक उसे पुकारता ही रह जाता है और कहता है, रुको बालन, कुछ चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बतानी है। मगर बालन जा चुका होता है और कौंतक उसका दिया हुआ फूल देख रहा होता है।
नाज़रीन, फिर इसके बाद हम एक सहरा में घोड़े पर सवार काजी फाजल को देखते हैं, जो सहरा में मुसलसल अपना घोड़ा भगाते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है। जबकि दूसरी जानब शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। मलका उनसे कहती है, आप सारी रात नहीं सोए, आपको कुछ आराम करना चाहिए था, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। जो परेशानियां हम पर मुसल्लत हुई वो गोया काफी नहीं थी, मजीद मैंने भी आपको मायूस किया है ना। और फिर घुटनों के बाल बैठते हुए कहती है, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दें। सुल्तान अपने हाथ के इशारे से उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सल्जुकी सुल्तान बाबा के लिए मेरा एहतराम तुम्हारे जुर्म से बढ़कर है, इसलिए अभी तक तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारी आंखों के दरमियान पड़े हुए पर्दे हमारे दरमियान अब हायल हो चुके हैं। असमत खातून और उसके पेट में मौजूद बच्चे को तुमसे काफी दूर भेज दिया है, मगर तुम्हारे नफ्स से उन्हें कैसे बचाएंगे खातून, कैसे। इसी लम्हे वजीर अमाद वहां पर आते हैं और कहते हैं, दीवान में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल के बीचों बीच कुएं में सलाहुद्दीन अय्यूबी भूख से बहुत ज्यादा निढाल हो चुके होते हैं और मुसलसल अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। जबकि इधर शाम में आगे बढ़ते हुए शेरकू सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान लश्कर बेसकून है, सलाहुद्दीन की गुमशुदगी ने हमारे बाजू और हाथ बांध दिए हैं। हम कुदस की जानब पेशकदमी नहीं कर सकते, मिस्र की जानब भी पेशकदमी नहीं कर सकते। चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं, लश्कर को दाएं बाएं मोड़ने में दुश्वारी है। यह सुनकर सुल्तान रुकते हुए पूछते हैं, सलाहुद्दीन को गायब हुए कितना अरसा हो गया है शेरकू, कितने दिन हो गए हैं बताओ, और निशानात। तो जवाब में शेरकू कहता है, नहीं। यह सुनकर सुल्तान निहायत गुस्से से कहते हैं, तुम्हारा भाई अयूब गैर मोतबर अफवाहों पर यमन की जानब अपने घोड़े भगा रहा है, क्या कोई इतला है। तो शेरकू कहता है, नहीं। और फिर सुल्तान कहते हैं, हमारा लश्कर दाएं जानब जाएगा या बाएं जानब, ये अल्लाह की मर्जी है, और तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और सिर्फ सलाहुद्दीन के बारे में कोई सुराग ढूंढो। अब बताओ, यूरोकी की जानब कोई खबर भेजी। तो शेरकू कहते हैं, जी हाँ, आपके बुलावे के बारे में बाखबर किया गया है, बहुत जल्द वो महल में होगा। ये सुनते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में अपने घोड़े पर सवार बालन आगे बढ़ रहा होता है और फिर अपने बचपन को याद करता है, जब अपने बाबा को मारने के बाद वो इसी तरह जंगल में इसी जगह से भाग रहा था और भागते भागते वो एक दरख्त के साथ जा बैठा था। ये ख्याल आते साथ ही बालन अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और उस दरख्त की जानब बढ़ते हुए साथ में उस लम्हे को याद करता है जब उसने इसी दरख्त के पास एक छोटी सी डब्बिया छुपाई थी। और फिर बालन उसी जगह पर जाकर अपने खंजर के जरिए जगह को खोद कर उसमें से वही डब्बिया निकाल लेता है और उसे खोलकर देखने के बाद अपने घोड़े के ज़हन में डाल देता है। और फिर अपने हाथ धोते धोते वो पास में मौजूद कुएं को देखता है। वो जल्दी से कुएं के पास जाता है, मगर बाल्टी टूटी हुई होती है। कुएं में मौजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी एक पत्थर अपनी तलवार पर मार रहे होते हैं। ये आवाज सुनते ही बालन पलटता है और कुएं के पास जाता है, और जैसे ही वो कुएं में देखता है तो कुएं में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वह बुलंद आवाज से पूछता है, नीचे कौन है, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो बोलो। सलाहुद्दीन अय्यूबी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं हूँ। ये सुनकर बालन कहता है, मैं तुम्हें निकाल लूंगा, सब्र करो। और फिर एक रस्सी को उठाता है और कहता है, रस्सी को पकड़ने की मजबूती से कोशिश करो। ये कहते साथ ही वो रस्सी कुएं में फेंक देता है, जिसे देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो इस कदर थके हारे होते हैं कि वो मुश्किल खड़े होते हैं और आखिरकार निहायत मुश्किल के साथ रस्सी को सिर्फ पकड़ते हैं। रस्सी ढीली महसूस करने पर बालन कहता है, रस्सी को मजबूती से पकड़ो। और फिर अगले ही लम्हे बालन रस्सी को खींचना शुरू कर देता है और कहता है, दुआ करो कि रस्सी बनाने वाले ने इसे मजबूत बनाया हो, थोड़ा सब्र करो, बस तुम पहुंचने वाले हो। और बालन अपनी पूरी कुव्वत के साथ रस्सी खींच रहा होता है। बुलंदी पर आते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कई बार अपना तवाज़ुन खोने की कोशिश करते हैं और फिर जैसे ही वो किनारे पर पहुंचने लगते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ रस्सी में से एकदम छूट जाता है, मगर बालन एकदम रस्सी छोड़कर अपने बाजू के जरिए सलाहुद्दीन अय्यूबी को पकड़ लेता है और उन्हें खींचते हुए बिलाखिर कुएं से निकालने में कामयाब हो जाता है। और फिर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा मुश्किल होगा, क्या तुम ठीक हो। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ बोल नहीं पाते तो बालन उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहोश हो जाते हैं और बालन काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। जबकि दूसरी जानब सहरा में काजी फाजल मुसलसल अपना घोड़ा भगा रहा होता है। काफी देर के सफर के बाद आखिरकार घोड़ा थक हार जाता है तो काजी फाजल उसे थपकी देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत थका दिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब शाम की शानदार दीवारों को देख रहा हूँ, चलो बस थोड़ा और। ये कहते साथ ही वो फिर से घोड़ा दौड़ा देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एपिसोड की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।